हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी से संबंधित एक वीडियो, जिसके ज़रिए आप जानने वाले हैं अपने पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो ये वीडियो किस क्लास का है? ये है क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हिंदी कोर में हमारी बुक चलती है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। तो वितान हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम आ चुके हैं आरोह पे। तो आरोह का हमने काव्य खंड कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है। काव्य खंड कंप्लीट है हमारा, हम आ गए गद्य खंड में। और गद्य खंड का जो हमारा अध्याय है वो चल रहा है पहलवान की ढोलक, जो हमने लास्ट अभी आपको समझाया था। तो पहलवान की ढोलक जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम आज करने वाले हैं इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक में उसमें पीछे के साइड में इस चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उनके सॉल्यूशंस लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मेरे ख्याल से 11-12 क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट इनको कर लेते हैं और समझते हैं कि इनके आंसर्स हमें लिखने किस तरीके से हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच क्या तालमेल था? क्यों? क्योंकि पहला जो हमने क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या तालमेल था, क्योंकि जैसे जैसे वो ताल बजती थी वो उस तरीके से ही रिएक्ट करते थे। जैसे ताक धिना धिन, तो क्या था? दांव बचा पलट मार, दांव बचा पलट मार। ठीक है, ये चीज़ें थी। फिर उठाकर पटक दे, तक धिना दिन, उठाकर पटक दे। तो इस तरीके से वो हर दांव के साथ क्या करता था उसने, क्योंकि भाई उसके कोई गुरु नहीं थे, तो उसने ढोल को ही गुरु बना रखा था। तो अब जैसे गुरु हम लोग को कोई चीज़ बोलकर, जैसे मैं है आपको बोलकर समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो अब ढोल तो बोल सकता नहीं है। तो ढोल की जो आवाज़, जो लय, ताल, धुन रहते थे, उन्हीं के हिसाब से लुट्टन ने कुछ शब्दों को डिसाइड कर लिया था कि ये अगर ताल बजेगी तो इसका मतलब है ये तुम ऐसे करो। तो इसी तरीके से वो सारी कुश्तियों से जीत जाया करता था, मतलब सारे पहलवानों को उन पछाड़ देता था। क्योंकि ढोल की आवाज़ बहुत ज़्यादा उग्र भी होती है, हमारे अंदर उत्तेजना को पैदा करती है, जिस कारण से जो है जब हम उसको बजाते हैं तो वो उत्तेजना हमारे अंदर और ज़्यादा फुर्ती का संचार करती है, जो लुट्टन के साथ हुआ करता था। फिर दूसरा प्रश्न क्या था? पाठ में आए धनात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें कीजिए। अब वही ध्वनात्मक शब्द, जैसे ताक धिना धिन, धिना धिनता, तो ये जो शब्द आए हैं, ये सुनने के बाद आपके मन में कैसे भाव आएंगे, ये 2 चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजाते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता, उसे हर थाप में नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में निम्नलिखित तालमेल था। तो अब ये तालमेल कैसा था, देखिए यहाँ पर। पहला, अब क्योंकि जो ध्वनात्मक धुन थी उनके साथ ही तो हम तालमेल दिखाएंगे। क्या था? धाक धिना तिरकिट धिना दांव काटो बाहर जाओ। ठीक है ना? तो पहला जो करता था क्या? ताक धिना तिरकिट तिना दाव काटो बाहर जाओ। दूसरा था चटाक चट धा, उठा पटक दे, चाट चटाक धक धा, उठा के पटक दे। फिर है धिना धिन धिना चित्त करो, ढाक दिना ताह दो, ताह पढ़ो, यानी कि तुरंत ही उसको दोहे उल्टा दे दो। चटगिट धा, मत डरना, ये घनात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होगा? उत्साह का संचार होगा, जैसे कि होता था हमारे लुट्टन पहलवान के साथ में। अब आप यही धुन अगर वाकई ढोल पे सुनोगे ना, तो आपके अंदर स्वतः ही उत्साह का संचार हो जाएगा। जैसे अब आप ऐसे भी कहीं ढोल सुनो तो देखो कितना अच्छा हम लोग के अंदर जोश आ जाता है, उसी तरीके से ये जोश भी आता है। प्रश्न संख्या 2 है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? अब कहानी में कई मोड़ थे। उसका मोड़ शुरू होता है बचपन में। जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप मर गए, तो उसकी सास ने उसे पाला। फिर दूसरा मोड़ क्या था कि गांव वाले बहुत परेशान करते थे, तो उसने अपने आप को बलिष्ठ बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो दूसरा मोड़ आया, जब वो शाही पहलवान बन गया।
शाही पहलवान बन गया, उसका जीवन अच्छे से गुजरा। फिर जब राजा मरे तो बड़े एक मोड़ आया, फिर वो वापस गांव आ गया अपने। फिर उसके बाद उसके दोनों बेटे का देहांत हो गया, तो उसके बीच में एक बार उसकी सास और उसकी पत्नी का भी देहांत हुआ। तो उसके जीवन में, कहानी में हर जगह जगह पर कई जगह मोड़ आए हैं। तो इनको आप लिखते कैसे जाओगे? देखिए, लुट्टन पहलवान का जीवन उतार चढ़ावों से भरपूर रहा। जीवन के हर दुख सुख ने से उसे दो चार होना पड़ा, क्योंकि देखिए पहली चीज़ ये है ना कि बचपन से ही उसके जीवन में तरह तरह के, मतलब दुख भी आया सुख भी आया। हम ये नहीं कहेंगे दुख ही दुख आया। तो बचपन में जब माँ बाप छोड़ कर गए तो दुख आया, सास ने पाला तो जीवन ठीक चला, लेकिन उतनी तरीके से नहीं। लेकिन जब शाही पहलवान बना तो फिर सुख ही सुख था। सबसे पहले उसने चांद सिंह पहलवान को हराकर राजकीय पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खां को भी परास्त कर अपनी धाक आसपास के गांवों में स्थापित कर दी। उसने जब काला खां को हराया तो ये चीज़ साबित हो गई कि वो बहुत अच्छा पहलवान है, और सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगे। इवन जो मेले वगैरह में भी जाता था तो उसे हर कोई हर चीज़ फ्री देने के लिए रेडी हो जाता था। वह 15 वर्षों तक अजय पहलवान रहा। अपने दोनों बेटों को भी उसने राजाश्रित पहलवान बना दिया, यानी कि राजा के ऊपर आश्रित था वो, तो उसने वहां पर भी अपने दोनों बेटों को पहलवान बनाया। वह 15 वर्षों तक अजय था, मतलब 15 वर्षों तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। तो वो जो 15 वर्षों का जो कालखंड था वो उसके जीवन में सुखों से भरपूर था। उसने काफ़ी जो है मज़े से अपनी लाइफ गुजारी, कोई भी स्ट्रगल नहीं था, परेशानी नहीं थी। उसके बच्चे भी अच्छे खाए पिए पले, सब कुछ हुआ। फिर राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से अवकाश दे दिया। भाई उन्होंने सबसे पहले तो पहलवान को भी निकाला और दोनों बेटों को, क्योंकि पहलवानी जो शौक राजा का था वो उनके पुत्र का नहीं था। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। दूसरा आघात कब लगा? जब उसके दोनों बेटे जो है उनकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन पहलवान भी चल बसा और उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया। तो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो है उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक फेज में रहा। दुख सुख 15 साल का कालखंड तो सुखों से भरपूर था। फिर उसके जीवन के अंतिम जब क्षण आए तो वो भी बहुत दुखों से भरपूर थे। तो ये सारे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए। प्रश्न संख्या 3 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? क्योंकि बचपन से वो ढोल उसके साथ था, ठीक है, और उस ढोल की धुन पर ही उसने कुश्ती के जोश भरते थे। क्योंकि क्या होता था, जब उसकी विधवा सास को लोग सताते थे तो उसको बहुत गुस्सा आता था। इस वजह से उसने अपने आप को बलिष्ठ बनाने का निर्णय लिया, बलिष्ठ बनाया। ढोल की आवाज़ ने उसके अंदर जो जोश पैदा किया और उसकी धुनों को ही उसने गुरु के उपदेश मानकर अपने को अपनाए और कुश्ती में आगे बढ़ता चला गया। पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। तो एकलव्य को भी देखो धनुष बाण सिखाने वाला कोई नहीं था। उसने क्या किया था, एक द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, सामने रखी और जो है बस धनुष बाण की प्रैक्टिस करता रहा। उसी तरीके से उसने ढोल को रखा और ढोल की लय ताल से ही उसने जो भी मिला वो उसने उसको आज्ञा माना कि ये मेरे गुरु की आज्ञा है और वो जैसा कहते जाएंगे मैं वैसा करता जाऊंगा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा इसको मान देना। मतलब खुद के लिए तो उसने ढोल को अपने गुरु की पोजीशन दी ही दी, लेकिन बेटों के लिए भी उसने ढोल को हमेशा गुरु ही कहा। अब उसको दांव पे, बच्चों को दांव पे सिखाने वाला कौन था? खुद लुट्टन पहलवान था, लेकिन उसने अपने आप को गुरु का दर्जा ना देकर किसको बोला? ढोल को गुरु मानने की बात कही। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से रुखसत हुआ, यानी कि जब उसे राज दरबार से निकाला गया कि नहीं, अब यहाँ पर शाही पहलवान नाम की कोई भी पोस्ट नहीं है, पद नहीं है, अब आप यहाँ से जाओ। तो जब वो वहाँ से निकला तो ढोल उसके साथ था। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। जब वो
राजा के दरबार से वापस आया, राजा के दरबार से फिर गांव आया। तो गांव आते ही जो गांव के लोग थे वो उसे अच्छे से जानते थे, उसके लिए झोपड़ी बना दी उसने। फिर ढोल बजा बजा कर ही उसने गांव के जितने भी बच्चे थे, लड़के थे, उन सभी को कुश्ती सिखाई और कुश्ती के जो भी दाव पेच होते हैं वो सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की। अब क्या था, गांव में जब हैजा और मलेरिया फैला तो सभी घरों से कोई ना कोई जो है वो स्वर्ग सिधार रहा था। डेली एक अर्थी उठती थी गांव में से, तो लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन रात भर वो अपने ढोल को बजाता लुट्टन, सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर थोड़ा सा हिम्मत बंधी रहे। तो उसी ढोल की आवाज़ ने गांव को संजीवनी प्रदान करी। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से, तो 5 दिन तक उसने 2 जवान बेटों की मृत्यु का तकलीफ सही। भाई 2 जवान बेटे जिसके खत्म हो जाएं और उसको दुख बांटने के लिए कोई ना हो, तो उसने अपना दुख बांटने के लिए सहारा लिया ढोल का। रात दिन वो ढोल बजाता रहता और उस दुख को किसी तरीके से वो उस ढोल की धुन के जरिए बाहर निकालता रहता था। और 5 दिन बाद खुद उसकी भी मृत्यु हो गई, जैसे यहाँ दिया है, और अंत में वह भी मर गया। यह सब देख लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल, जीवन साथी ही रहा होगा। तो मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उसके जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमेशा उसको प्रेरणा देना, उसको उत्साह देना, उसके अंदर जोश भरने जैसा जो भी काम है, दुखों से सहने की ताकत देना, सब कुछ जो है इस ढोल ने किया। तो उसने किसी व्यक्ति को अपना सहारा ना बनाकर उसने उस ढोल को अपना सहारा बनाया, जो सिर्फ उसका गुरु ही मात्र नहीं था, उसके जीवन का जीवन साथी भी वही था। तो ये था ढोल और लुट्टन का रिश्ता। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? अब देखिए, गांव में महामारी फैली थी, अब डेली उस गांव से कोई ना कोई अर्थी उठती। हमेशा हर इंसान ये डरा रहता कि ऐसा ना हो कल हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां जो अभी क्योरेबल हैं, पहले नहीं थी। पहले बहुत मतलब पूरे के पूरे गांव साफ हो जाया करते थे इन बीमारियों से। अब तो जैसे बहुत सारे वैक्सीनेशंस आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो हम लोग उस चीज़ के लिए इम्यून हो गए हैं। अब वो ऐसी इतनी ड्रास्टिक बीमारियां फैलती भी नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि जब पहले बीमारियां फैलती थी तो पूरा पूरा गांव, जैसे मैंने बताया, साफ हो जाते थे। कोई गांव में एक आदमी नहीं बचता था जो क्या कहते हैं कुछ आवाज़ उठाने वाला बचे, सब मर जाया करते थे। तो लोग इस चीज़ से पहले वाकिफ़ थे, उन्होंने सुना हुआ था, तो उनको डर था कि फिर से ये बीमारी फैली है तो ऐसा ना हो कि आज मेरे घर की बारी हो। तो उस डर में सब सहमे हुए, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, लोग डरे थे। तो उन डरों को भगाने के लिए जो है लुट्टन वो ढोल बजाया करता था। फिर बेटों की मृत्यु के बाद भी उसने ढोल बजाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने दुख को कम करना चाहता था। अब गांव में वो अपना दुख किससे कम करे? उसके अपने सिर्फ ये 2 बेटे ही बचे थे। सास पहले ख़त्म हो गई, माँ बाप बचपन में ख़त्म हो गए, बेटी जो बीबी थी वो भी जो है बच्चों को जन्म देते हुए ख़त्म हो गई। तो मतलब मात्र उसके 2 बेटे और वो ही परिवार थे। तो अपना ये दुख बांटने के लिए भी हमें अपना कोई चाहिए होता है। तो उसने ढोल को ही अपना बना रखा था, तो उसने उसको बजाते हुए भी अपने दुख को कम किया। ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो, क्योंकि सभी डरे हुए थे कि ऐसा ना हो मेरे घर में हो। तो वो लोगों के अंदर हिम्मत भरना और का काम जो है ढोल के जरिए होता था, इसीलिए वह ढोल बजाता। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई, साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु में दुख को भी वह कम करना चाहता था। तो जो उसके असमय उसके बच्चों की मृत्यु हुई, उस दुख को वह कैसे कम करता, किससे बांटता? तो उसने ढोल को ही सही उपाय समझा कि मैं इसको बजाता हूँ और इसके जरिए अपने दुख और तकलीफ को कम करता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? अब जब ये ढोलक बजती थी तो पूरे गांव पर इसका क्या असर पड़ता था? अब अथवा करके एक क्वेश्चन ये है, मतलब कि सिमिलर एक ही जैसा रहेगा, आंसर जो है वो एक ही आएगा। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी में दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी? अब ये जो पहलवान की उठती जो गिरती
थाप होती थी, यानी कि वो जो ढोलक बजती थी वो ग्रामीणों पर किस तरह का असर डालती थी। जाहिर सी बात है, जो लोग मायूस हो गए हैं, जो डरे सहमे अपने घरों के अंदर बैठे हैं, उनको ये आवाज़ थोड़ा सा हिम्मत बंधाती थी कि जो समय है उससे थोड़ा सा लड़ो, ताकि हम आगे चलकर और भी, मतलब अभी हम लोग के पास जो दुख आया है, अब देखिए दुख तो ऐसा है कि इसे हम रोक नहीं सकते, सिंपल सी एक चीज़ है, जो उनके ऊपर मुसीबत पड़ी थी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतज़ार करके थोड़ा उपचार किया जा सकता था, ये हो सकता था। लेकिन जो होनी है वो लिखी है, जैसा कि डेस्टिनी में होता है। तो अब उस तकलीफ से सहने की हिम्मत हमें अपने अंदर जगानी है। अब लोगों के अंदर वो हिम्मत जगाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी, तो ढोल की आवाज़ उनके अंदर वो प्रेरणा जगाती थी। महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्डिंग ली है ताकि भाई आप क्लास 12th में हैं तो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड समझ सके। तो क्या था, देखिए, यह आवाज बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित करती थी। तो जो लोग अपने अंदर का जोश खो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो जब ये ढोल बजता था तो ढोल बजते ही उनके आगे जो इमेजिन हम करके ना कल्पना करते हैं, तो कल्पना करने पे जो दृश्य उनके सामने उपस्थित होता था वो होता था दंगल का। अब दंगल में इतना शोर जोश होता है, उमंग होती है, तो लोगों के अंदर भी वो थोड़ा सा जोश भरता था। फिर दूसरी चीज़ क्या थी, उसकी स्पंदन शक्ति से, स्पंदन शक्ति मतलब क्या होता है, हमारा हृदय स्पंदन करता है, ऐसे ऐसे करके स्पंदन करता है ना, जो थाप होती है, वाइब्रेशन एक तरीके से समझ लीजिए, जो इस तरीके से धक 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 जोता है, तो इसके जो वाइब्रेशन उठती है उसको स्पंदन कहते हैं। शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। शून्य स्नायु यानी कि जो हमारी नशे, जो पूरी तरीके से जो हमारा तंत्रिका तंत्र ढल पड़ जाता है, यानी कि एक तरीके से शून्य स्नायु, जो अगर हम प्रैक्टिकली बोलें तो वो व्यक्ति जो मर चुका होता है उसके अंदर शून्य स्नायु होता है। तो ये आपका मानसिक रूप से भी होता है, यानी कि जब हम अपने मन से सारी कंडीशनों से हार चुके हों तो वो भी कंडीशन हमारी शून्य स्नायु की होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जब लोग अपने अंदर पूरी तरीके से हार चुके हैं तो ये जो थाप की आवाज़ होती थी ढोल की, वो लोगों के अंदर थोड़ा सा जोश भर दिया करती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत ना थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब ढोल की आवाज़ बुखार में या तकलीफ कुछ कम तो नहीं करेगी, लेकिन जो लोग मर रहे होते थे उन्हें अपनी आंखें मूंदने में भी तकलीफ नहीं होती थी। होता है ना, एक आसपास अगर हमारे दुख का माहौल हो तो हम अगर खुशी भी होंगे तो हम धीरे धीरे दुखी हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या था, चारों तरफ दुख का माहौल था। जो व्यक्ति मर रहा है उसे पता है कि मैं मर जाऊंगा, इससे बड़ा दुख एक व्यक्ति के लिए मरते हुए कि कुछ नहीं हो सकता, कि अब मैं जी नहीं सकता। अब उस समय अगर उसको ऐसी धुन सुनाई जाए जो थोड़ा सा उसके अंदर उत्साह पैदा कर दे, तो मरते हुए भी उसे थोड़ी सी तकलीफ कम होती है। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। तो जो लोग मर रहे हैं उनके लिए उनकी मरने की तकलीफ को कम करती थी, तो जो लोग जिंदा हैं और अपने मरते हुए रिश्तेदारों को देख रहे हैं उनके अंदर भी थोड़ा ढांढस बंधाती थी ये ढोल की आवाज़। तो ये ढोल की आवाज़ क्या करती थी, उनके अंदर थोड़ा सा जीने के प्रति थोड़ा उत्साह पैदा करती थी, ताकि वो इन तकलीफ़ों से लड़ सके। प्रश्न संख्या 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। अब जैसे आप कॉमनली अगर देखा होगा तो सूर्योदय के समय एक जोश रहता है, लोग सब अपने काम पे जाते हैं, फटाफट तैयार होना, ये सारी चीज़ें काम होते हैं। लेकिन महामारी के समय गांव का पूरा दृश्य सूर्योदय के समय बदला हुआ। रात में जो लोग मर चुके हैं उनके घरों से अर्थियाँ उठ रही होती थी, तो सबसे हृदय विदारक दृश्य हुआ करता था वो। सूर्यास्त के समय लोग जो है डरे हुए से अपने घरों के अंदर जाते थे कि आज किसके घर की बारी आने वाली है, किसके घर में आज कल सुबह फिर से अर्थी उठेगी। तो डरे समय से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के अंदर प्रवेश किया करते थे। महामारी ने सारे गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया।
लोग सूर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे। मतलब सुबह सुबह जो है, रात में जो लोग मर गए उनकी अर्थियां उन घरों से उठा करती थी और सभी शमशान की तरफ जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता था। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े अथवा जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गांव शमशान घाट बन चुका था। तो मतलब सूर्योदय, रात में जो लोग मरे उनकी अर्थियां सुबह उठ रही हैं, और रात के समय जो है हम लोग डरे सहमे सब अंदर जाते थे कि अब किसके घर में, और रात में जो कोई भी मरता था वो पूरे जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैलता था कि फला व्यक्ति के यहाँ फला का बेटा मर गया, या फला की बीवी मर गई, कि फले के माँ बन गया। तो इस तरीके से पूरे गांव में वो बात फैल जाया करती थी, और सुबह उठते ही फिर जो है शमशान घाट जाने की तैयारी की जाती थी। तो ये सोचिए, ये दृश्य कितना ज़्यादा तकलीफ देह हुआ करता होगा, ये सोच कर डर लगता है। प्रश्न संख्या 7 है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो देखिए, पहलवानी जो है राजाओं का पहले शौक हुआ करता था और राजाओं द्वारा सम्मान भी मिलता था, लेकिन जैसे जैसे समय घटा ये सारी चीज़ों का कम होता गया है क्रेज़। लेकिन इस जो वक्तव्य हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया, इस पर 3 चीज़ें पूछी गई। क्या है? पहला, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, कि मतलब अब इन पहलवानों के दंगल क्यों नहीं होते, और दूसरी चीज़, उन्हें अब उतना सम्मान प्राप्त क्यों नहीं होता। तीसरा है, इसकी वजह अब किन खेलों ने ले ली है। अब इनकी जगह किन खेलों, कुश्ती और दंगल की जो इसको रिप्लेस किया है वो कौन से खेल हैं। देखिए, मोस्टली जो है अब क्रिकेट है, इसने एक तरीके से बदल लिया है। ठीक है, फिर आता है तीसरा प्रश्न, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। अब कुश्ती फिर लोगों का प्रिय खेल हो जाए, क्योंकि जैसे पहले हुआ करता था, तो उसके लिए अब हम या सरकारों द्वारा क्या काम किया जा सकता है। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले प्रश्न का हम उत्तर देते हैं, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। तो क्या दिया है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे, दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए। तो पहले राजाओं का प्रिय शौक था, तो राजा अपने यहाँ ये पहलवानी दंगल ऑर्गेनाइज कराया करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी समृद्धि होती थी कि वो इतना बड़ा जो है शो ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन अब भाई लोगों के पास तो अब राजा रहे नहीं, लोगों के पास भी इतनी धन संपदा नहीं होती कि वो इस तरीके के गेम को ऑर्गेनाइज करा सके। कोई संगठन होगा तो ही उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो अब जब राजा नहीं रहे तो वो सम्मान और वो खेल भी नहीं रहे, और दूसरा अब खेल भी बदल चुके हैं। पहले ये दंगल ही मुख्य खेल मनोरंजन का हुआ करता था लोगों का, लेकिन अब तो तरह तरह के गेम आ गए हैं, तो इसलिए ये स्थिति अब नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, इसकी वजह अब किन खेल इसकी जगह अब किन खेलों ने ले लिए। कौन कौन से खेल अब आ गए हैं। कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलन में हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि। तो आपके दिमाग में और भी अगर गेम आते हैं तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कुश्ती को फिर से एक नया खेल बनाना, मतलब वैसा पहली जैसी पोजीशन में लाना चाहें जो राजा महाराजाओं के टाइम में था, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है, कुश्ती फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। यानी कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच जो है प्रतियोगिताएं आयोजित, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना 2 स्कूलों के बीच, वैसे ही इंटर विलेज कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों का इंटरेस्ट कुश्ती में आना चाहिए, तो इंटरेस्ट जगाने के लिए इसमें मीडिया सहयोग कर सकती है। ठीक है, लोगों को इसके लिए इनकरेज कर सकती है, और फिर जब इनकरेज करेंगे तो बहुत सारे लोग कुश्ती लड़ने के लिए सामने आएंगे। फिर उनको सही प्रशिक्षण, सही खान पान हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि अच्छे पहलवान जो हैं वो बन सकें। फिर उसके बाद मीडिया का काम आता है कि मीडिया इस तरह का प्रचार प्रसार करे ताकि कुछ संगठन आगे आए जो कुश्ती की जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करा सके, और ये पहलवान जो है वहाँ कुश्ती लड़ सके। अब हम आ गए
अपने प्रश्न संख्या 8 पे आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पर एक कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसका मतलब हमें बताना है। पंक्ति क्या है? आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो यहाँ पर इस पंक्ति को क्यों बोला गया, कब बोला गया और इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या लेखक ने इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह गद्यांश की प्रकृति का मानवीयकरण ही है, यानी कि हम यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण किया हुआ है कि कोई तारा अगर टूटकर आना भी चाहे, है ना, तो तारा क्या है, प्रकृति का है, तो वो मायूस हो जाता था। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जब सारा गांव मातम और सिसकियों में डूबा हुआ था तो आकाश के तारे भी गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते थे। मतलब इतना ज्यादा हृदय विदारक दृश्य था कि प्रकृति भी अपने आंसू बहाने के लिए तत्पर थी। मतलब वो अपने आप को नहीं रोक पाई, जबकि प्रकृति क्या होती है, निर्जीव होती है। अब उसको अगर आंसू बहाने के लिए हम बता दें तो इसका मतलब कि वो जो कोई भी चीज वहां घट रही थी वो बहुत ही ज्यादा भयंकर थी, क्योंकि आकाश में चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। यानी कि आकाश भी पूरी तरीके से शांत था। गांव का माहौल जहां पूरी तरीके से शांत था, गांव भी पूरी तरीके मतलब आकाश भी पूरी तरह से शांत था। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बांटने आता भी था तो रास्ते में विलीन यानी कि नष्ट हो जाता था, अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझते थे, वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंस पड़ते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें कुछ लोग थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं, किसी को तकलीफ होती है तो वो लोग निकल जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने तारों को जब सजीवता दी तो साथ ही साथ कहा कि एक तारा जो है वो टूटकर नीचे आया, वो नीचे आकर इन लोगों के दुखों को दूर करना चाहता था, लेकिन पृथ्वी तक आते ही आते क्या हुआ, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। यानी कि आप टूटता तारा देखते हो ना, वो थोड़ी दूर तो दिखता है फिर उसके बाद गायब हो जाता है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि वो तारा आता तो मगर बीच में नष्ट हो जाता, और वो जैसे ही नष्ट होता तो बाकी जो तारे हैं उनकी चमक बढ़ जाती। तो वो चमक बढ़ने से उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि बाकी तारे उसके नष्ट होने की और इसकी इस भावुकता पर हंसते थे। तो ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी कि प्रकृति भी जो है इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी, दुखित थी और उनके दुखों को बांटना चाहती थी। प्रश्न संख्या 9 है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो वो पंक्तियां आपको चुनकर निकालनी है और उसके अर्थ को बताना। तो ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं, कुछ हम आपके लिए लाए हैं। देखिए यहाँ पर मानवीकरण अंश है। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब रात क्या है, वो तो निर्जीव है और आंसू बहाने का काम किनके द्वारा होता है, सजीवों द्वारा, जो मनुष्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर जड़ का चेतन में रूप बताया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। तो अब इस उन्होंने बोला अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, इसका आश्रय क्या होगा। रात का मानवीयकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसी प्रतीत होती है, वे ऐसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अंधेरी रात आंसू बहा रही है, जब रात हो जाती है तो नमी जो है वो पेड़ों पर ओस के रूप में जमने लगती है। सुबह आप उठकर देखोगे तो वो ओस की बूंदें आपको पेड़ों के ऊपर दिखाई देंगी। तो जैसे लगा कि रात में जो है अब वो बूंद बूंद होता है, जैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे ड्रॉप 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 होता है। तो जैसे लगता है कि कोई रोकर गया। अब रोकर जाने के कारण क्या हुआ, जैसे लगा अब रात भी को रात गई है रोके, तो जैसे लग रहा रात जो है यहाँ पर इन लोगों की दुख और तकलीफ को देखकर रोई है बैठकर, उस ओस से ये प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपके पास में, तारे उसकी भावुकता पर असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़े। अब इसका तात्पर्य क्या था, तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है, वे मजाक उड़ाते प्रतीत हो रहे हैं। अब क्या होता है, इसको इन्होंने ऐसा क्यों बोला, जैसे कोई तारा टूटता है तो हम सभी का ध्यान जो है उस टूटते तारे पर होता है और बाकी जितने आसमान में तारे होते हैं उन सभी की रोशनी तब तक मध्यम हो चुकी होती है। ठीक है, आप कभी देखना, क्योंकि हम देख किसको रहे, टूटते हुए तारे को, तो बाकी तारे हमें मध्यम से प्रतीत होंगे। लेकिन जैसे ही वो टूटता तारा अपने आप में गायब हुआ
तो बाकी तारों की चमक अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। तो अब हमारा जो क्या कहते हैं देखने का जो एरिया है वो बढ़ गया और तारों की रोशनी हमें ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो वो जो बढ़ती हुई रोशनी है उससे ये प्रतीत हो रहा था कि बाकी तारे उस तारे की जो टूटा उस पर हंस रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर टूटते तारे के ऊपर हंसने वाले तारों का मानवीकरण किया, क्योंकि हंसना मानवों द्वारा ही किया जा सकता है, तारे नहीं कर सकते, तारे तो निर्जीव हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ढोलक ढुलकी पड़ी। अब ढोलक ढुलकी पड़ी का तात्पर्य क्या है? यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है। अब क्या हुआ बेटों की मृत्यु के बाद 5 दिन लगातार वो ढोलक बजाता रहा। अब एक रात ढोलक नहीं बजी तो लोग परेशान हुए, गए वहां पर, देखा तो पहलवान मर चुका था। क्योंकि जब तक पहलवान जिंदा था तब तक उस ढोलक को उसने संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन आज जब पहलवान नहीं था, गिरा हुआ पड़ा हुआ था अपनी मृत्यु के पश्चात, तो वो ढोलक भी ऐसे ही ढुलकी पड़ी थी। तो यहाँ पर ढुलकी पड़ी था, मतलब ढुलका पड़ने का तात्पर्य होता है जो जीवित लोग होते हैं वो ऐसे करके गिर गए तो उनको बोलते हैं ढुलक गया। तो यहाँ पर निर्जीव ढोलक जो है वो ढुलक गई थी, अर्थात जो पहलवान मरा उसके साथ उस ढोलक को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, ऐसा प्रतीत हुआ। वैसे तो इसके जरिए उन्होंने यहाँ पर पहलवान की मृत्यु बताने की कोशिश करी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ढोलक की मृत्यु की तरफ भी इंडिकेशन कर दिया, क्योंकि जब तक पहलवान जिंदा था तब तक उसके जीवन का एक प्रतीक था ये ढोलक की आवाज़। आज वो पहलवान नहीं है तो ढोलक का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए वो भी स्वर्ग को सिधार गई। प्रश्न संख्या 10 है, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपद स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे या करेंगी। तो देखिए, रिसेंटली हम लोगों ने ऐसी ही एक आपदा का सामना किया है, वो है कोरोना। लेकिन इसके अलावा भी इसके पहले भी बहुत आया, स्वाइन फ्लू आया था। तो बहुत सी कंडीशन हम लोगों ने अभी रिसेंटली फेस करी है। सबसे बड़ी जो कोरोना फेस करी है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको है कि इस तरीके की अगर कोई आपदा आएगी तो आप कैसे लिखोगे। मैंने यहाँ पर स्वाइन फ्लू के बारे में लिखा हुआ है, देखिए क्या है। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आजकल स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से आम जनता में दहशत है। मैं ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कार्य करूंगा। क्या है? लोगों को स्वाइन फ्लू के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, अभी भी कोरोना को हम लोगों ने फेस कर लिया है, लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। स्वाइन फ्लू के रोगियों को उचित इलाज करवाने की सलाह दूंगा। जुखाम व बुखार के रोगियों को घर में रहने तथा मास्क लगाने का परामर्श दूंगा। मरीजों की जॉब में सहायता करूंगा। तो जो मरीज पड़े हैं, जो कमा नहीं सकते, तो उनको उनकी नौकरी में भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग को बाकायदा चालू रख सके। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी। कला और जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ढोलक एक कला है, ठीक है, क्या है वो? कला है। और मृत्यु गांव यानी कि वो हमारे जीवन का एक अंश है, क्योंकि मरना जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। कैसे मरेगा ये उसके कर्मों पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर कला और जीवन हमेशा हमें साथ में मिलकर जीवन की प्रेरणा देती, कला हमेशा हमें जीवन की प्रेरणा देती है। तो वही आपको ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी है। देखिए किस तरीके से कला और जीवन का गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कला जीवन को जीने का ढंग सिखाती है। व्यक्ति का जीवन आनंदमय बना रहे, इसके लिए कला बहुत ज़रूरी है। ये कई रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे नृत्य करना, संगीत कला, चित्रकला आदि। कला जीवन की प्राण शक्ति है। कला के बिना जीवन की कल्पना करना बेमानी लगता है। देखिए, हम सभी जो है वो अपने अपने जीवन के जद्दोजहद में लगे हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप लोग उसके जीवन में जद्दोजहद पे लगे हैं। हम आपकी प्रिपरेशन कराने में लगे हुए हैं। कितनी सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में चल रही हैं, सब चीज़ें। तो हर इंसान अपनी फील्ड में बिजी है। मम्मी अपने घर में बिजी रहती हैं, जॉब करती हैं, वो देखती हैं। पापा अपनी जॉब में हैं, भाई अपनी पढ़ाई में, बहन, मतलब सबकी लाइफ का अपना अपना जो है एक ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि हम लोग उस बिजी शेड्यूल में फंस के रह जाते हैं। लेकिन कुछ कलात्मक कार्य भी हम लोग अपनी लाइफ में करते ज़रूर हैं।
आप कोई भी देख लीजिए, मम्मी अगर किचन में और ऑफिस में बिजी रहती है तो कोई एक हुनर उनके अंदर जो होगा जिसके लिए वो अपने आप को टाइम ज़रूर देती हैं, चाहे खाना पकाने में हो, चाहे उन्हें गाना अच्छा लगता हो, कोई भी चीज़ जो है जो उन्हें अच्छी लगती है उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर देती हैं। उसी तरीके से आप हैं, आप पढ़ाई ज़रूर करते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए तो आप क्या करते हो, आप म्यूज़िक सुनोगे, यानी कि आपको म्यूज़िक कला। तो जो है हमारे इस बिज़ी जीवन में कला हमको बहुत हद तक रिलैक्सेशन देती है। आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई ना कोई किसी न किसी कलात्मक कार्य से ज़रूर जुड़ा होता है। तो कला हमारे जीवन, मतलब जीवन और कला दोनों एक साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इस तरीके से हमने अपने पहलवान के ढोलक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो अभी इसके कई और टॉपिक्स बाकी हैं, मतलब कई और पैटर्न्स हमारे बाकी हैं, तो जिन्हें हम आगे लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।